Chapter number 6, the foundation of Mughal Empire. The foundation of Mughal Empire. We're going to discuss its exercise, questions along with fill the blanks and true false. This is the exercise. We'll discuss fill the blanks, true false, and answer the following. Okay, let's begin. First, we'll start with answer the following. From whatever I write, the word meanings, all those things, write it in your notebook. Okay. First question: what is the source of our information on बाबर? बाबर के बारे में हमको पता कैसे चलता है? बाबर के बारे में हमको, तो एक व्यक्ति ने एक बुक लिखी. क्या लिखी? बाबरनामा. बाबरनामा क्या है? बुक है जिसमें बाबर का बायोग्राफी है. क्या है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मतलब वो खुद लिखी. उसने क्या लिखी? खुद. ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा होता है. क्या होता है? लिखते चलेंगे. तो बाबरनामा क्या है? बुक का नाम है. ऑटोबायोग्राफी यानी होता है आत्मकथा. क्या होता है? आत्मकथा. जो कहानी आप खुद लिखते हो अपने बारे में, उसी को बोलते हैं आत्मकथा. क्या बोलते हैं? उसने अपने जीवन के बारे में बताया यानी लाइफ के बारे में, बैटल यानी लड़ाइयों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में. अपने जीवन में उसने क्या क्या किया, कितनी लड़ाई लड़ी, क्या क्या हुआ, वो सब के बारे में उसने बताया. किसमें बताया? अपने बुक में बताया. ये बाबरनामा क्या है? बुक है. लिख लेंगे. ये क्या है? बुक का नाम है. क्या है ये बुक का नाम है. क्या है ये? बुक का नाम. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड हुमायूं फ्ली फ्रॉम इंडिया? फ्ली यानी होता है उड़ कर जाना, यानी यहाँ पर इसका मतलब है भाग जाना. क्या होता है? तो हुमायूं भारत से क्यों भागा? फ्ली यानी एक तरह से उड़ के क्यों भाग गया? भाग गया से यहाँ पर मतलब है. ठीक है. तो बाबर भारत से क्यों भागा? क्योंकि वो शेरशाह सूरी से हार गया था. क्या हो गया था? शेरशाह सूरी से हार गया था. तो जैसे कि आप सभी को पता है, पहले अगर कोई राजा हारता था तो उसको गुलाम बना लेते थे. क्या बना लेते थे? गुलाम. तो इसलिए वो भारत से भाग गया था. कौन भाग गया था? हुमायूं. हुमायूं फ्लेड फ्रॉम इंडिया बिकॉज ही वॉज डिफीटेड. डिफीटेड यानी होता है हार जाना. किससे हारा था? शेरशाह सूरी से. बस और क्या. तो हार गए तो फिर वो गुलाम बना लेंगे, इसलिए वो क्या हो गया? भाग गया. ठीक है. डिफीटेड यानी हार गया. नेक्स्ट, अब वो हार गया तो अपना जो एम्पायर था, अपना जो राजधानी, ये सब राज साम्राज्य वगैरह सब तो हार ही जाएगा ना. बस. और आगे, हाउ वाज छत्तीसगढ़ अ पार्ट ऑफ अकबर्स? नहीं, वाज छत्तीसगढ़ अ पार्ट ऑफ अकबर्स एम्पायर? क्या छत्तीसगढ़ भी उसका हिस्सा था अकबर के एम्पायर का, यानी मुगल एम्पायर का? तो हाँ. क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ अकबर एम्पायर इंक्लूडिंग ड्यूरिंग हिज रीन. रीन यानी क्या होता है? उसका शासन काल के समय. रीन यानी क्या होता है? शासन काल. उसके शासन काल के समय भारत बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ भी मुगल एम्पायर कंट्रोल में आता था. Which art did बाबर टेक स्टेप टू डेवलप इन इंडिया? बाबर ने कौन कौन सा आर्ट फॉर्म डेवलप किया? कहाँ? भारत में. तो बाबर ने क्या क्या डेवलप किया? देखिए, उसने गार्डन का कंस्ट्रक्शन कराया. क्या कराया? गार्डन. तो ताजमहल देखे फोटो में, वीडियो में देखो, उसके आसपास एक तो बढ़िया ऐसे है, उधर बढ़िया क्या क्या गार्डन वगैरह है. देखे हैं सब लोग. ही इंट्रोड्यूस पर्शियन स्टाइल. पर्शियन स्टाइल पता है पर्शियन क्या है? पर्शिया एक देश है, वहां का स्टाइल जो है उसने इंट्रोड्यूस किया. कहां पर? भारत में. और ये चार बाग है. वो जो गार्डन का स्टाइल हम जो देखते हैं ताजमहल के सामने, उसी प्रकार का वो जो डिजाइन है वो क्या है? चार बाग. चार बाग कहलाता है. तो वो चार बाग क्या है? डिजाइन का नाम है. डिजाइन का नाम. ठीक है. डिजाइनर लहंगा वगैरह होता है, सबका कुछ कुछ अलग अलग नाम रहता है ना, वैसे. तो गार्डन के डिजाइन का नाम है. क्या है वो? आगे, व्हाई डिड राणा प्रताप नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अकबर? तो महाराणा प्रताप ने अकबर का जो ऑफर था कि हमारे उसमें राज्य मिल जाइए, हमारे अंडर काम करे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. ऐसा इसलिए बिकॉज ही वांट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड द ऑनर ऑफ मेवाड़. वो मेवाड़ के जो है सम्मान की रक्षा करना चाहते थे,
मेवाड़ कहाँ है? मेवाड़ सुने, एक जगह का नाम है, ठीक है, मारवाड़, मेवाड़। तो अगर आप किसी के सामने झुक जाएंगे तो फिर आपको उसका बात मानना पड़ेगा हर चीज, तो फिर आप इंडिपेंडेंट कहाँ रहे? जैसे कि हम ब्रिटिशर से गुलाम थे, तो गुलाम गुलाम होता है। कितने ही बड़े व्यक्ति, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नौकर रहिए, इलॉन मस्क का नौकर ही कहलाएंगे, भले आपके पास करोड़ रुपया रहेगा, 2-3 करोड़। तो वैसे ही राजा के गुलाम रहेंगे तो गुलाम गुलाम ही होता है, ठीक है। तो एक इससे ऊपर वो भी शायरी भी है, कहावत भी है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो, खुश रहोगे, बोलते हैं। बोलो, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो। आगे, which policy of Akbar influenced the people the most? इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्रभावित। क्या होता है? प्रभावित। तो अकबर की पॉलिसीज क्या थी? रिलीजन यानी कि धर्म के क्षेत्र में टॉलरेंस क्या थी? टॉलरेंस लिखवा चुके हैं? हाँ, ठीक है। क्या होता है टॉलरेंस यानी? ठीक है, तो टॉलरेंस यानी होता है सहनशीलता। टॉलरेंस यानी क्या होता है? सहनशीलता। याद आया? टॉलरेंस यानी होता है सहनशील, ये वाला सा है ना, शीलता। तो टॉलरेंस यानी क्या होता है? सहनशीलता। क्या होता है? सहनशीलता। सब लोग लिख रहे हैं वर्ड मीनिंग जो लिखवा रहे हैं? ठीक है, तो टॉलरेंस यानी क्या होता है? सहनशीलता। एबोलिशन ऑफ जिजिया, एबोलिशन नहीं होता हटा देना, अंत करना, ठीक है। तो जिजिया टैक्स एक टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर। जिजिया टैक्स क्या था? एक प्रकार का टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी जो लोग थे उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। जिजिया टैक्स, उसको इसने खत्म किया। क्या किया? खत्म। एबोलिशन यानी खत्म। लिखते चलिए। तो उसने जिजिया टैक्स को क्या किया? खत्म किया। फेयर यानी सिस्टम को इन्फ्लुएंस द पीपल द मोस्ट। तो इनका ये सब जो है, धर्म के लिए वो ज्यादा कट्टर नहीं थे, अब हैं तो कोई भी धर्म मान सकते थे, ऐसा था, ठीक है। जबकि औरंगजेब वगैरह लोग दूसरे धर्म, मुस्लिम धर्म के अलावा दूसरे धर्म मानने वाले सीधा मौत की सजा सुना देते थे। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द मनसबदार। तो देखिए, मनसबदार इनके अधिकारी लोग का नाम होता था। जैसे कि अभी आईएएस सुना, आईएएस आईपीएस सुने सब लोग? आईएएस सेकंड है, इधर देखिए। तो आईएएस और आईपीएस अभी जैसे अधिकारी होते हैं आईएएस आईपीएस, तो वैसे उस समय के मुगल पीरियड में अधिकारी लोगों को क्या बोलते थे? मनसबदार। क्या बोलते थे? मनसबदार। तो देखिए, ये अपॉइंट द एम्परर यानी कि जो राजा होता था, कौन होता था? एम्परर यानी होता है शासक। एग्जैक्ट में क्या होता है? शासक का मतलब होता है आपका लोकल भाषा में राजा। क्या होता है? तो राजा अपॉइंट करता था। कौन अपॉइंट करता था? और राजा के मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार उसका कार्यकाल रहता था। इट कुड बी प्रमोटेड, ट्रांसफर और रिमूव। उसको प्रमोशन भी दे सकते हैं। क्या राजा क्या कर सकते हैं? उसको प्रमोशन भी दे सकते हैं। और ट्रांसफर का मतलब तो समझते ही हैं सब लोग, और रिमूव का मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो राजा ही उसको अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट यानी नियुक्ति करना, अपॉइंट यानी नियुक्ति करना, मतलब जॉब लगवाना, समझो, ठीक है। तो गवर्नमेंट यानी यहाँ पर राजा उसको नियुक्त कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। राजा उसको निकाल सकता है, प्रमोट कर सकता है और ट्रांसफर करा सकता है। मतलब हर चीज कर सकता है राजा। क्या कर सकता है राजा? हर चीज। हिज प्लेजर का मतलब होता है उसके प्रसाद पर्यंत, यानी उसके मन के, उसकी इच्छा के अनुसार। किसके अनुसार? किसके इच्छा के अनुसार? राजा की इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार। इसको प्रसाद पर्यंत बोलते हैं वैसे, एग्जैक्ट हिंदी में बोले तो क्या होता है? प्रसाद पर्यंत। लेकिन आप लोग अपने साधारण भाषा में इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। तो राजा का इच्छा के अनुसार उसका नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट होता है, उसको नौकरी पर रखते हैं। मन करता है तो निकाल देते हैं, मन करता है तो ट्रांसफर कर देते हैं, मन करता है तो प्रमोशन कर देते हैं। समझ में आया? ये सब वर्ड मीनिंग इजी है। अपॉइंट यानी कि नियुक्ति करना, ठीक है। प्रमोशन, ट्रांसफर, निकालना। ओके, सब लिख लिए?
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द मनसबदार रूटीनली ट्रांसफर? रूटीनली यानी कि आमतौर पर उनका जो है ट्रांसफर क्यों होते रहता है? तो मनसबदार का ट्रांसफर इसलिए होता है ताकि उन लोग एक जगह सेटल होकर करप्शन लेना ना शुरू कर दें। ठीक है, मनसबदार वर रूटीनली ट्रांसफर टू प्रिवेंट यानी होता है देख मतलब बचाने के लिए। ठीक है, ये रक्षा करने के लिए या ये देखभाल करने के लिए ताकि वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, अपनी पावर का गलत उपयोग ना करें। बस इसलिए प्रिवेंट नहीं होता, बचाने के लिए। समझो क्या बचाने के लिए? कि उनके पास ज्यादा पावर ना हो जाए, मिसयूज ना कर ले पावर का। इन सब चीजों के लिए उनका ट्रांसफर होता था फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी एडॉप्टेड बाय अकबर। अकबर का जो है रिलीजियस पॉलिसी क्या था? अकबर का रिलीजियस पॉलिसी क्या था? अकबर का रिलीजियस पॉलिसी क्या था? तो अकबर जो है सब धर्म विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? अकबर जो है सब धर्म विश्वास करते थे था। ठीक है, तो अकबर जो है फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, सब धर्म का सम्मान करते थे। उसने जिजिया टैक्स अभी जो हमने डिस्कस किया उसको एबॉलिश किया। एबॉलिश यानी एबॉलिशन, खत्म। ओके, क्लैप फॉर मॉनिटर एंड दिस गर्ल। ठीक है, और उसने ईएलएन एंडल के लिए सब धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब धर्म की रिस्पेक्ट। और उसने एक नया धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही टू प्रमोट हार्मनी, यानी लोगों के बीच में अच्छा सा यूनिटी, ये सब हार्मनी, भाईचारा वगैरह बढ़ाने के लिए शुरू किया था दीन ए इलाही। ये उसका धर्म का नाम था, लिख लीजिए। ये उसे क्या था? धर्म का नाम था। नया धर्म शुरू किया उन्होंने उसने। ठीक, ये चला नहीं, मतलब फ्लॉप हो गया, नहीं तो आज सुनते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वो फ्लॉप हो गया, नया धर्म बनाया था। आगे, डिस्क्राइब द मेन एक्सपेक्ट ऑफ अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम। अकबर का पैसा लेने का तरीका, टैक्स लेने का तरीका कैसा था? टैक्स लेने का तरीका कैसा था? तो देखिए, एस्पेक्ट यानी होता है पहलू। क्या होता है? पहलू। तो देखिए, अकबर का रेवेन्यू सिस्टम इंक्लूड लैंड मेजरमेंट, फिक्सिंग रेवेन्यू रेट्स, फेयर असेसमेंट एंड फॉलोइंग पेमेंट इन कैश और काइंड। ठीक है, तो देखिए पहले उन लोग लैंड को देखने जाते थे, जमीन का मतलब आपका जमीन उपजाऊ है कि बंजर है कि मीडियम उपजाऊ है। अगर आपका जमीन ज्यादा उपजाऊ रहेगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कम रहेगा तो कम देना पड़ेगा। और ये पेमेंट कैश में भी कर सकते हो, बोरा में भी कर सकते हो। मतलब कि धान 30 बोरा हुआ तो जैसे कि कुछ बोरा धान दे सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं चाहते तो फिर पैसा कैश में दे सकते हो। तो ये सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? और फिक्स रेवेन्यू रेट था। क्या था? फिक्स। अभी ट्रू फॉल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिक्स रेवेन्यू रेट था और पेमेंट जो है कैश में भी कर सकते हो, अनाज धान ये सब के बदले भी कर सकते हो। ओके, चलिए फिल द ब्लैंक्स ओपन करिए बुक में, देखिए। अब फर्स्ट, द ऑफिशियल्स यानी अधिकारी होता है, लिख लीजिए पहले। और ये सब वर्ड में नहीं याद करेंगे। ऑफिशियल्स यानी अधिकारी। तो मुगल एम्पायर में अधिकारी लोग क्या बोलते थे? मनसबदार बोलते थे। क्या बोलते थे? मनसबदार। मनसबदार। ऑफिशियल यानी क्या होता है? अधिकारी होता है। नेक्स्ट, डैश रॉट अकबरनामा। अकबरनामा जो है किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल। It is an important historical, gives the details about the life and administration of the Emperor Akbar. तो याद रखेंगे अकबरनामा किसकी बायोग्राफी थी? अकबर की। नोट करेंगे अकबरनामा में किसके बारे में है? बायोग्राफी ऑफ अकबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बायोग्राफी ऑफ अकबर लिखेंगे। तो अकबरनामा में अकबर का बायोग्राफी, बाबरनामा में बाबर की बायोग्राफी। ठीक है, नाम के स्टार्टिंग में ही है। बाबरनामा में बाबर का बायोग्राफी, अकबरनामा में
अकबर की बायोग्राफी। द मनसबदार हैड टू मेंटेन अ ट्रूप ऑफ सोल्जर, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर। तो मनसबदार लोगों को सोल्जर्स मेंटेन करना रहेगा, तभी तो लोग उनकी बात सुनेंगे। सेना ही नहीं रहे तो कोई अलग हमला करके मार देगा उसको, ठीक है। सेना जरूरी है, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर। तो सेना की उन लोगों को टुकड़ी वगैरह बना के रखना पड़ता था। नेक्स्ट ये आगे पढ़ सकते हैं कि ये नंबर ऑफ सोल्जर उनको मेंटेन करना पड़ता था। आगे, द सैलरी ऑफ मनसबदार वर पेड इन फॉर्म ऑफ जागीर्स, इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स। These were land grants from which they collected revenue instead of cash salary. उनको जो जमीन मिलता था, क्या मिलता था? यहाँ पर लिखे जागीर, उसमें लिखे लैंड, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन फॉर्म ऑफ, लिखे इन द फॉर्म ऑफ लैंड, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सैलरी महीने का 1 लाख रुपए है, 5 लाख है फॉर एग्जाम्पल, कितना लाख है? तो 5 लाख पैसा देने के बजाय बोलेंगे ये लो आपका सैलरी 1 एकड़ खेत। समझ में आया? तो इस तरह से होता था। पैसा सैलरी जो था कैश में ना देकर, इंस्टेड यानी क्या होता है? बजाय। इंस्टेड यानी क्या होता है? बजाय। तो पैसा रुपये के फॉर्म में ना देकर जमीन के फॉर्म में देते थे। क्या देते थे? जमीन के फॉर्म में। अगर सैलरी 10 लाख है तो कितना एकड़ खेत? 2 एकड़ खेत। हमारे लोकेलिटी के हिसाब से बता रहे हैं, अभी जो है 5 लाख एकड़ इतना कुछ चल रहा है, 6-7 लाख भी हो सकता है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम मान के चल रहे हैं 5 लाख एकड़। कितना लाख एकड़? ठीक है। तो अगर किसी की सैलरी 20 लाख है तो कितना एकड़ मिलेगा उसको? 4 एकड़। इस तरह से काम करता था ये सैलरी इन फॉर्म ऑफ लैंड। सैलरी कैसे मिलता था? जमीन देते थे। नेक्स्ट, द कॉइन मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज कॉल्ड डैश एंड द कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड डैश। तो दम और रुपया बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रॉन्ज के सिक्कों को या पैसों को दम बोलते थे और सिल्वर के सिक्कों को रुपया बोलते थे, ठीक है। दम या दाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल गोइंग टू डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और कौन सा मेडल होता है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को कांस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य। कांस्य। तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। सिल्वर मेडल को चांदी मेडल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रजत पदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजत पदक, ठीक है। रजत, अब इसको देख लेना, त होता है कि द होता है, ठीक है। तो रजत पदक बोलते, ठीक है। सिल्वर मेडल जो होता है उसको चांदी पदक नहीं बोलते, ठीक है। बस की गोल्ड मेडल को क्या बोलते हैं? स्वर्ण पदक। क्या बोलते हैं? स्वर्ण पदक। और सिल्वर मेडल को रजत पदक बोलते हैं, ठीक है। तो चांदी पदक नहीं बोलते, ठीक है, रजत बोलते, ठीक है। याद रख लेंगे। आगे अब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। किसके बारे में? देखिए, पहला, फार्मर्स हैड टू पे द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग द अकबर्स रीन। किसान लोग पैसा ना देकर क्या देते थे टैक्स में? ग्रेन। ग्रेन यानी, ग्रेन यानी अनाज होता है, अनाज लिखेंगे। ग्रेन यानी अनाज। सिर्फ धान ही नहीं होता, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ग्रेन है। क्या है ये? ग्रेन, ठीक है। तो ये क्या है? ये वाला ट्रू है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दो टैक्स में, नहीं तो फिर बोरा बोरा धान, चावल, अनाज जो भी है वो दे सकते हैं। अभी पढ़ा ना हमने 10th क्वेश्चन में आंसर में। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। आगे, इंकरेज यानी होता है प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित। इंकरेज यानी प्रोत्साहित। आगे, द ऑफिशियल मेजर द कल्टिवेटेड लैंड एरिया बिफोर द रिसाइनिंग टैक्स दे एप्ली। ट्रू है। पहले उन लोग देखते थे कि जमीन जो है उपजाऊ है कि नहीं है, क्या करते थे? ये उपजाऊ है कि नहीं है, उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाते थे। क्या लगाते थे उसके बाद? टैक्स। फार्मर हैड टू गिव 4th ऑफ देयर हार्वेस्ट एज टैक्स। तो ये और फॉल्स है, उनको जो है 1/3 देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? कितना देना पड़ता था? 1/3 यानी होता है 33.3%। कितना होता है? लिख लेंगे। तो किसानों को 33.33% जो है देना पड़ता था। मतलब अगर आपके खेत में 90 बोरा धान हुआ, कितना हुआ?
तो कितना बोरा धान देना पड़ेगा? 90 बोरा धान हुआ तो कितना बोरा देना पड़ेगा? 90 बोरा धान में बताइए 30। गुड, क्लैप फॉर मॉनिटर। ठीक है, तो 33% जो है टैक्स देना पड़ता था। और यहाँ पर क्या लिखा है? 1/4। 1/4 किधर गया? 1/4 फोर्थ का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। लिख लीजिए, 1/4 का मतलब होता है 25% और 1/5 का मतलब 20%। लिख लेंगे उसको भी, पूरा मैथ्स का क्लास चला देंगे हम लोग। 1/5 का मतलब 1/5, उसका मतलब 20%। कितना होता है? 20%। लिख लीजिए, 1/4 मतलब 25, 1/5 मतलब 20, 1/3 मतलब 33। 33.3333। सब लोग लिखेंगे पूरा। तीन चीजें, कितनी चीजें? तीन चीजें, 1/3, 1/4, 1/5। 1/3, 1/4, 1/5। ये सब याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा ये कि 2/3 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी, ये सब। तो 1/4 मतलब 25, 1/3 मतलब 33, 1/5 मतलब 20। ओके, नेक्स्ट, जमींदार हेल्प द ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स। तो सही बात है, जमींदार लोग मदद करते थे क्या कलेक्ट करने के लिए? टैक्स कलेक्ट करने के लिए। लिखा हुआ है जमींदार असिस्ट मुगल ऑफिशियल टू कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स। तो जो जमींदार लोग हैं वो मुगल ऑफिशियल्स को, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी लोगों को मदद करते थे। कौन? जमींदार। जमींदार लिख लिया सब लोग? ओके एवरीवन। तो जमींदार लोग जो है मदद करते थे टैक्स कलेक्ट करने में किसानों से, मेंटेनिंग द ऑर्डर इन द विलेज। तो ये जमींदार लोग बहुत क्रूर होते थे, एकदम लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस टॉपिक। क्योंकि हमारे पास 2 मिनट बचा है तो एक चीज और लिख लेंगे आप लोग। 2/3 यानी होता है 66%। कितना यानी? पहले लिखेंगे 2/3। क्या लिखेंगे? 2/3। 2/3 को फ्रैक्शन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे, 2/3। और इसका मतलब होता है 66.66%। कितना होता है? 66.66% होता है 2/3 यानी। क्या यानी? 2/3। इसी को स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं संविधान में इसे। तो स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3। 2/3 यानी कि 2/3। 2/3 यानी 66%। ठीक है, अब ये 66 कैसा आया? आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 2 लेना है, उसको अंदर रख डालना है, 3 बाहर रखना है, डिवाइड करना है, तो 0.66 आएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन में। हो गया, सब लिख लिए? ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू।